प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 की आधुनिक काव्य के धूमिल की एक कविता जिसका नाम है मोचीराम, इसके पहले पद्यांश में हमने पढ़ा। अब हम दूसरा पद्यांश मोचीराम के संदर्भ में पढ़ेंगे कि मोचीराम कविता एक मानवीय संवेदना को जगाने वाली एक ऐसी कविता है जिसमें मोचीराम की आत्मकथा को, उसके जीवन चरित्र को दर्शाने वाली कविता है। मोचीराम जो इसका मुख्य पात्र है इस कविता का, जिसका मुख्य नायक कहा जा सकता है। संपूर्ण कविता में इसी के मनोभावों को और उद्गारों को कवि ने अपने रोचक शब्दों में प्रस्तुत किया है। और कवि मोचीराम एक हमारा समाज का एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से पीड़ित है, जो आर्थिक रूप से शोषित है, समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी उसे घृणित दृश्य या घृणित रूप से देखा जाता है। कवि धूमिल ने उसी के जीवन चरित्र को आधार बनाकर ये मोचीराम कविता लिखी है। और ये मोचीराम कविता उसी एक निम्न वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की जीवन चरित्र को दर्शाने वाली कविता है। मोचीराम एक ऐसा अनुभवी पारखी व्यक्ति है जो दूसरों जूतों को देख करके व्यक्ति के चरित्र का, उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा लेता है। वास्तव में वह अनुभव का पारखी है और उसके पास में हर तरह के व्यक्ति आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की शक्ल वाले लोग आते हैं। किंतु दुख तो तब होता है मोचीराम को जब एक ही जूते पर अनेक प्रकार की चकतियां लगी हुई जब आती है और फिर ठीक करने के उद्देश्य से। किंतु मोचीराम उस समय उसे मना कर देता और कहता है कि बाबूजी रहने दो, इस पर क्यों पैसे फूंकते हो। तो कहने का मतलब वो भी मोचीराम की ही बाती करीब है, ऐसा है जूते खरीदने की हैसियत नहीं रखता है। तो वहां मोचीराम को आत्मग्लानि भी होती है और फिर मन ही मन में विचार करता है, क्या तुम अपनी ही जाति के लोगों से या अपनी ही वर्ग के लोगों से घृणा करते हो, अपने व्यवसाय से, अपनी चीज से। क्योंकि जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए, तो वो अपने आप को दिखाता है। तो कवि यहाँ पर ये भी कहना चाहता है कि वास्तव में जो जूते हैं, उस जूतों से ही व्यक्ति के आजकल के समाज में पहचान होती है और जूतों की स्थिति अब बदलती जा रही है। रोबिला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा मोचीराम जैसे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति रोबिला दृष्टिकोण अपनाता है, उस पर अपना अधिकार जताता है और जब पैसे देने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है। काम पूरा चाहिए लेकिन पैसे वो देना नहीं चाहता। तो ऐसे समाज के ठेकेदारों के प्रति भी कवि धूमिल ने आवाज बुलंद की है कि ऐसे ही लोग मोचीराम जैसे सीधे साधे व्यक्ति का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये कविता है जिसका हमने पहला पद्यांश पढ़ा कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति जिसका चेहरा पूरे चेचक से भरा हुआ है, उस चेचक ने उसके चेहरे को कुरूप बना दिया है। लिखा हुआ ना, इससे एक चेहरा पहचानता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। यानी कि जो व्यक्ति जिसका वो जूता बना रहा है मोचीराम, वह मोचीराम अच्छी तरह से उस व्यक्ति को पहचानता है जूते से, जिसे चेचक ने चुग लिया। यानी उसके चेहरे पर चेचक के भारी दाग है। लेकिन चेचक ही नहीं, वह शरीर से ही कुरूप नहीं बल्कि जूतों की भी वही दशा है जैसे चकतियां लगी हुई है जूतों के ऊपर जगह जगह। यानी जूते भी कुरूप हो गए हैं,
टांके लगते लगते, सिलाई होते होते तो चेहरों में भी कुरूपता आ गई है। एक व्यक्ति है, वो मोचीराम उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचानता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, जिसके चेचक ने उसको कुरूपता दे दी है, यानी कि उसका चेहरा कुरूप हो गया है। भला भला चेहरा था, किंतु चेचक के कारण उसका चेहरा कुरूप हो गया है। कोई नहीं देखना चाहता उसके चेहरे को। उस पर उम्मीद की तह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन की खंबे पर कोई पतंग फंसी है। आगे कवि कहता है कि चेचक की दाग वाला जो चेहरा है, उस चेहरे को चेचक ने तो विकृत बना दिया है, किंतु वह सुखी जीवन की उम्मीद में हंसता है, यानी सुखी जीवन की उम्मीद में हंसता है। तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण ऐसे दिया है, टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है। जैसे कोई टेलीफोन के खंबे पर कट जाती है पतंग और कट करके खंबे पर अटक जाती है, और वो जैसे जैसे हवा चलती है, हवा गति से बार बार हिलती है, टकराती रहती है, कि तो ऐसा ही व्यक्ति का जीवन भी उस टेलीफोन के खंबे पे टकी हुई खंबे की जैसे हो गया है, यानी अधर झूल में अस्थिर जीवन है जिसका अपना कोई भविष्य नहीं है। तो यहां पर उदाहरण दिया है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है या अटक गई है और लड़खड़ा भी रही है, और बार बार लड़खड़ा यानी हिल रही है तेजी से, इधर उधर हवा की गति के कारण। तो यहां जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही है। आर्थिक विषमता ने उसको पूरी तरह से उस खंबे पे टकी हुई पतंग की भांति उसका जीवन हो गया है। जो जीवन उसका लड़खड़ा गया है, अव्यवस्थित हो गया है जीवन, है ना। तो ये कवि ये महसूस करता है, कवि के विचार हैं ये, है ना। और ये विचार कर रहा है, अचानक देखिए अब क्या होता है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो। तभी एक आदमी आता है और आदमी आकर के अपने जूतों को देता है, कहता है मोचीराम को कि इसे ठीक करो। तो मोचीराम एक सलाह देता है उसको, क्योंकि मोचीराम देख चुका है कि ये जूता कहीं भी ऐसा नहीं जहां सिलाई की जा सके। तो वो सलाह देता हुआ मोचीराम कहता है उस व्यक्ति को कि बाबूजी इस पर क्यों पैसे फूंकते हो, क्यों पैसे बर्बाद करते हो, क्यों? क्योंकि अगर तुम पैसे खराब करोगे, इस पे पैसे फूंकोगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये जूता तो पूरी तरह से घिस चुका है, खत्म हो चुका है, इसमें अब कुछ शेष ही नहीं बचा है। तो भला तुम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, पैसा भी लगेगा और काम भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो एक सलाह थी, किसकी? ये मोचीराम की एक सलाह थी उस व्यक्ति के प्रति जो उसके पास में जूते ठीक करवाने आता है, जो चकतियों से भरा हुआ जूता है। तो उसी को भी वो सलाह देता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैं कहना चाहता हूं मगर आवाज लड़खड़ा रही है। यहां मोचीराम है और मोचीराम कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी अचानक आवाज लड़खड़ा रही है, यानी बोलने में मैं असमर्थ हो गया। बोलना चाहता था किंतु बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी आवाज पूरी तरह से लड़खड़ा गई, शब्द पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे थे। मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था उस व्यक्ति को, मगर आवाज लड़खड़ा रही थी, बोल नहीं पा रहा था, मैं घबरा रहा था। ये कवि स्वयं मोचीराम के लिए है। मैं महसूस करता हूं भीतर से, अंदर ही अंदर, अंतरात्मा से अंदर मैं महसूस करता हूं, एक आवाज आती, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। महसूस हुआ कि यह आदमी जो मुझसे जूते क्यों ठीक करवाने की उम्मीद से आया है, और मैं इसको कह रहा हूं कि क्यों पैसे फूकते हो। बेचारा गरीब आदमी है, इसको मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम नए जूते लेके आ जाओ। कुछ कहना चाहता हूं लेकिन आवाज लड़खड़ा गई, बोलने की हिम्मत नहीं रही। फिर मैंने अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर यानी हृदय से विचार किया, महसूस किया
तभी एक अंतरात्मा से आवाज आई, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। यानी ये मोची जो व्यवसाय है, जो हमेशा छिलने का, गांठने का काम करते हैं, और बेचारा जो तुमसे फरियाद लेकर आया है, अपने जूतों को ठीक करवाने के लिए लेकर आया है, तुमसे एक उम्मीद उसे जगी थी, है ना। तुम कैसे आदमी हो कि अपनी जाति पर, अपनी ही जाति के लोगों पर, अपनी जाति पर थूकते हो। जो बेचारा दीनहीन है, वो तुम्हारी तरह ही है, उसकी स्थिति तुम्हारे से भिन्न नहीं है। जो जूता लेकर आया है, जो जगह जगह से फट गया है, केवल तुम ये उसको सलाह दे रहे हो कि बाबूजी क्यों पैसे फूक रहे हो। तो कवि था, लेखक मोचीराम था, मन में विचार आया, बोल दिया, लेकिन वो आवाज लड़खड़ा रही थी। बोलने में जो जोश होना चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो नहीं थी। तभी अंदर से आवाज आती है कि कैसे आदमी हो, अपनी जाति के अपनी जाति पर थूकते हो। अपनी जाति का मतलब होता है उसकी भी आर्थिक स्थिति तुझसे भिन्न नहीं है, तो वो तो तेरे जैसे ही हो गया, तेरी ही जाति का हो गया, तेरे ही वर्ग का हो गया है, तुम उस पर ही थूकते हो, है ना। थूकते हो का मतलब होता है उसको ही तुम घृणा की दृष्टि से देखते हो, घृणा की दृष्टि से देखते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें ताकता हूं। कवि कह रहा है, यहां पर मोचीराम कह रहा है, आप यकीन करें, आप मुझ पर विश्वास करें, उस समय मैं चक्तियों की जगह आंखें ताकता हूं। चक्तियों का मतलब होता है जूतों के लगाए जाने वाली जगह जगह जहां छेद हो जाते हैं वहां टाके लगा दी जाते हैं। तो मैं जहां जहां चक्तियां लगाते हूं तो ऐसा लगता है कि मैं, कहने का मतलब होता है आंखें ताक देता हूं, आंखें नजर रखता हूं उसके ऊपर, नजरें गड़ा देता हूं कि वो नजरें हैं एक तरह की, वो आंखें हैं एक तरह की, जो उस समय उन जूतों पर गड़ जाती है। और पेशेवर में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है पैरों को, जिसमें पैर को, कवि कहता है, और पैसे में पड़े हुए आदमी को, पैसे का मतलब होता है व्यवसाय, पैसे यानी व्यवसाय, और पैसे में नहीं, पैसे का मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय या धंधा, कोई भी धंधा जो वो करते हैं। तो और भी है जो अन्य प्रकार का व्यवसाय पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी ठीक नहीं है, स्थिति खराब है। चाहे वो कोई भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, बड़ी मुश्किल से निभाता हूं, यानी कि बड़ी ही मुश्किल से मैं इस रिश्ते को या इस व्यवसाय को निभाता हूं। और एक जूता है और है जिसे पैर को, कवि कहता है कि एक जूता है, बार बार फट जाता है, तो दूसरा जूता भी वैसा ही है। बड़ी मुश्किल से मैं इस मोची जैसे व्यवसाय को निभाता हूं, ये मेरा धंधा है अपना, बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। किसका मैं ठीक करूं, किसका नहीं करूं। एक जूता है जो घिस गया है, जो टूट गया है, जो विकृत हो गया है, उसे कैसे ठीक किया जाए, है ना। और दूसरा जो पैर है उसकी भी यही गति है, तो दोनों की स्थिति एक जैसी ही है। एक जूता है और जिसमें पैर को नाथ कर एक आदमी निकलता है, एक जूता है जिसमें पैर को नाथ कर, यानी उसमें रस्सी डालकर, या हम ये कह सकते बांध कर आदमी निकलता है, जूते को पहनता है, उसकी रस्सी को बांधता है और फिर निकल जाता है घर से। अब वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, शहर को जाता है, यानी घूमने के लिए। शहर का मतलब होता है घूमने के लिए, शहर यानी घूमने। एक व्यक्ति है, जूते की कस से कसता है और फिर निकल पड़ता है घूमने की ओर। देखो, इसके लिए भी कवि ने यह कल्पना की मोचीराम के शब्दों में, न वह कलमंद है न वक्त का पाबंद, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उससे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर
बड़ी हड़बड़ी है, वह कोई बनिया है या बिसाती है। देखिए आगे कवि कहता है कि एक आदमी है जिसने जूतों को पूरी तरह से बांध दिया है और एक आदमी टहलने के लिए निकल जाता है, घूमने के लिए। तो न तो वो अक्लमंद है, न तो वो बुद्धिमान है। अक्लमंद का मतलब होता है बुद्धिमान है। न तो वो बुद्धिमान है, न वो वक्त का यानी समय का पालन करने वाला, न तो वो समय का कोई पालन करने वाला है, न वो कोई बुद्धिमान आदमी है। उसकी आंखों में लालच है। वो आदमी है जो मोचीराम के पास में आता जूता ठीक कराने। न तो वो अक्लमंद है, न तो बुद्धिमान है, न वक्त का उसको पाबंद है। उसकी आंखों में केवल क्या लालच है? लोभ। उसके मन में केवल लोभ है। कवि मोचीराम कह रहा है हाथों में घड़ी है, हाथ में उसने शान शौकत के लिए घड़ी पहन रखी है। उससे कहीं जाना नहीं है, उसे कहीं जाना नहीं है। चल रहा है वो आदमी लेकिन उसे कहीं नहीं, यानी कि मोचीराम के पास में ही खड़ा है, हाथ में उसकी घड़ी है, उसे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, जल्दी जल्दी में आया है वो। हड़बड़ी का मतलब होता है जल्दबाजी। उसे जल्दबाजी देखी जा सकती है उसमें कि कहीं जाना नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पर एक हड़बड़ी है, एक घबराहट है, एक जल्दबाजी स्पष्ट रूप से छलक रही है, दिखाई दे रही है। वह कोई बनिया है, वो बढ़िया है जो अपने पैसे की कीमत को जानता है। वो बनिया है या कोई बिसाती। बिसाती का मतलब होता है, बिसाती होता है जो छोटे मोटे सामान रखने वाला, घरेलू जो सामान होते जिसमें सभी तरह के वो सामान रखता है। बिसाती होते जो सुई से लेकर के जूते चप्पल सब तक रखता है। बिसाती के पास में आपको एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो छोटी छोटी चीजें भी, आवश्यकता की चीजें भी बहुत आपको आसानी से वहां मिल जाएगी। एक छोटा व्यवसाय, एक छोटा व्यापारी, या तो वो कोई बनिया है कवि कह रहा है, और या कोई बिसाती है जो एक छोटा सा धंधा चलाता है, छोटे मोटे सामानों को रखने वाला आदमी है। बिसाती है हर तरह के सामान, बिसाती के पास में हर तरह की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने वाला सामान मिल जाएगा, जो एक छोटा बढ़िया है जिसे हम कह सकते हैं। मगर रोग ऐसा है कि हिटलर का नाती यानी वंशज ऐसा लगता है कि उस बढ़िया या उस बिसाती में एक हड़बड़ाहट है, एक घबराहट है, एक जल्दबाजी है। मगर रोग ऐसा चाहता है वो आदमी, जैसे हिटलर का क्या है, जर्मनी का जो शासक है। हिटलर कौन था? जर्मनी का शासक, बड़ा हिटलर बड़ा ही जर्मनी का क्रूर शासक माना जाता है। ऐसा क्रूर शासक जिसके सामने किसी की नहीं चलती थी। तो वो बढ़िया या वो बिसाती है, स्वभाव में वो भी ऐसा ही है जैसे हिटलर का ही कोई वंशी हो या हिटलर के ही कोई वंशज का हो, क्योंकि उसके चेहरे में, उसकी चाल में, उसके चलन में ऐसा ही झलकता है। अब नाती यानी वंशज है। इसे बांधो, इसे काटो, यहां ठोको, यहां पीटो। मोचीराम के पास में आता है वो, बिसाती है, बनिया है, चेहरे पर हड़बड़ाहट है, घबराहट है, और रोग ऐसा जमाता है कि जैसे कोई हिटलर का वंशज हो। अब वो कहता है मोचीराम को, भाई मोचीराम तो सब जानता है कहां से काटना है, कहां से बांधना है, कहां से सिलना है, लेकिन वो उसको भी सलाह देता है, उसको भी राय देता है। रोब से कहता है कि इसे यहां से बांधो, इसे यहां से बांध दो, उसके यहां धागा लगा दो, इसे यहां से काट दो, इसे यहां से काट दो।
इसे यहां से ठोको, यहां से ठोको, ये कमजोर हो गया है, यहां कुछ लगा दो, है ना, यहां पीटो, यहां से इसको पीटो ताकि ये मजबूत हो जाए। तो वो सलाह देता है, इसको बांधो, इसको काटो, इसको ठोको, इसको पीटो, ये सारा सलाह देता है। घिसा दो, इसे घिस दो, इसे घिस दो, रगड़ो ताकि चमक आ जाए इसमें, इसको घिस दो, ऐसा चमकाओ जूते ना बनाओ, इस जूते को ऐसा चमका दो कि एकदम नया बन जाए, एकदम नए रूप में सामने आ जाए, कि कोई भी आदमी ऐसा चमका दो पॉलिश करके कि कोई आदमी इसमें अपना चेहरा देख सके, अपना चेहरा देख सके, ऐसा चमका दो इस जूते को। तो वो फटा हुआ जूता है, फटी हुई चीज है, फिर भी यहां पर वो जो आदमी है, वो रोबेला आदमी उसी मोचीराम को कहता है कि तुम इसे बांध दो, इसे काटो, यह ठोक दो, यहां से इसको पीटो, यहां से इसको घिसो, यहां से इसको चमकाओ और जूते का ऐना बना दो, जूते को बिल्कुल नया बना दो, बिल्कुल ऐसा लगे कि जूता नया खरीदा हो, ऐसी इसमें चमक पैदा कर दो। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो काम तो करवाना चाह रहा है बढ़िया, लेकिन लालची है, जूते को बिल्कुल नया भी बनाना चाहता है और पैसा भी नहीं देना चाहता। तो यहां पर सारी चीज वो मान लेता है मोचीराम, जो जैसा वो कहेगा वो वैसा बना देगा, लेकिन उसको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उस व्यवसाय से वो लगा हुआ है, भला उसको समझाने की और कहने की आवश्यकता कहाँ है। किंतु वहां रोबीला आदमी है, वो अपने रोब में जाता है, सोचता है ये तो मोची है, कुछ समझता नहीं है, मैं कहूंगा वैसा काम करेगा तो जूतों में जान आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे, यानी कि मोचीराम से जूते छिपे हुए नहीं है, मोचीराम अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा जूता अच्छा है, कहाँ से काटना है, कहाँ से पीटना है, कहाँ से सिलना है, ये सब उसको ज्ञान है। फिर भी रोबीला व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता, अपने पक्ष को, अपनी बात को उसके सामने प्रकट करता है। और दूसरी बात, वो ये चाहता है कि कम पैसे में अधिक काम हो जाए, यही तो यहाँ पर जोर देना की है। यानी कि ये जो चीज है ये बताना चाहता है कि वो व्यक्ति बहुत लालची है, कम पैसे में उस मोचीराम को ठगना चाहता है, उसको बता रहा है कि तुम ये करो, वो करो, यहां से काटो, यहां से छिलो, यहां से ठोको, यहां से चमकाओ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये तो इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसको कहाँ सिखाने की आवश्यकता है। किंतु वह रोबीला आदमी है, अपने आप को हिटलर के समकक्ष मानता है, उसका वंशज मानता है, तो वो राय देता है। तो यहाँ पर मोचीराम को ये बात ठीक नहीं लगती ना, ये अनुचित है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पेशे में मजा हुआ है, चतुर है, उसको राय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यहाँ पर राय दी गई है, ये एक बात ठीक नहीं है। तो इस प्रकार इस कविता में वह व्यक्ति मोचीराम को सलाह देता है कि यहाँ ठोको, यहाँ बांधो, यहाँ पीटो, यहाँ घिस दो और जूते को बिल्कुल नया बना दो, बिल्कुल एकदम चमका दो कि उसमें आप अपनी शक्ल देख लो। ठीक है। उफ, अचानक आदमी जो खड़ा है, रोबीला आदमी, वो बनिया है या विसायती, बड़ा ही अपने आप को हिटलर के समान मानता है, अचानक कहने लगता बड़ी गर्मी है, उफ बड़ी गर्मी है, जोर जोर से करने लगता बहुत गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, रुमाल से हवा डालने की कोशिश करता है, हाथ में रुमाल है, तेजी से वो रुमाल चलाता है ताकि उस गर्मी से वह थोड़ी देर बच सके। तो वो इस तरह की एक्टिंग करता है, इस तरह का अभिनय करता है कि जैसे कोई उसके समान वो कभी धूप में निकलता ही नहीं है, गर्मी में निकलता ही नहीं है,
इस प्रकार वो गर्मी की शिकायत करता है। मौसम के नाम पर बिसुरता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है यानी दुखी होता है। मौसम के नाम को लेकर के, क्या मौसम है, अरे बाबा बहुत गर्मी है, ऐसे कर करके वो उस मौसम को कोसता है, मौसम को कोसता है ना। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है ना। सड़क पर आते और जाते, आती और जाती का मतलब होता है आते जाते, आते और जाते। वो व्यक्ति है, खड़ा है सड़क के पास ही, जो भी आदमी आ रहा है जा रहा है उससे बंदर की तरह घूर रहा है। जैसे बंदर किसी चीज को घूरता है, देखता है, उसी तरह से वो भी आने जाने वाले लोगों को घूर करके देखता है, आने जाने वाले लोगों को घूर कर देखता है। गर्मी है, रुमाल से हवा करता है और मौसम को नाम पर क्या करता है, बड़ी गर्मी है, मौसम को कोसता है। सड़क पर आते जाते लोगों को बड़े ध्यान से देखता है, बड़े ध्यान से वो घूरता है जैसे बंदर घूर रहा हो। गरज ये कि घंटे भर खटवाता है, गरज यानी आवश्यकता, आवश्यकता यानी कि बेचारा जो मोची है उससे घंटे भर अपना काम करवाता है। खटवाता का मतलब होता है घंटे भर काम करवाता है, काम करवाता है। अपने जूते का जो काम है उसे मोची राम के पास में लाता है और घंटे भर वो खड़ा रहता है, उसी के सामने सारा काम होता है। घंटे भर तक मोची राम उसको कूटने में, ठूकने में, सिरने में, इनमें लगा हुआ है और 1 घंटे भर तक बेचारा वो पच रहा है मोची राम। मगर नामा देते वक्त सांप नट जाता है। जैसे मोची राम ने काम कर लिया, काम निपट गया, जूते अच्छे हो गए और जब मोची राम ने पैसा मांगा, नामा का मतलब होता है पैसा, पैसा जब मांगा कि भाई इतने हुए, जैसे 20 रुपए या 25 रुपए हुए, तो उसने कह दिया 20 रुपए, तो मना कर दिया, 20 तो नहीं देंगे। बिल्कुल सांप नट जाता है, मना कर देता है। नट जाना, मना करना, कि मना करना, वो सांप मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। जबकि कितनी देर से तो वो उससे काम करवाता है, मजदूरी करवा रहा है, वो बेचारा तन्मय होकर के उसको जूते को ठीक करने में लगा है। घंटे भर से वो पच रहा है, उस जूते को ठीक करने में लगा हुआ है। मगर जब पैसे देने का वक्त आता है तो वही बनिया, वही बिसायती ऐसा लालची है कि बिल्कुल साफ मना कर देता है और कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब लो साहब, एक तो वो हिटलर की तरह लग रहा था, गर्मी को सहन नहीं कर सकता है ना, गर्मी के मौसम के नाम पर कहने का मतलब होता है उसको कोसता है। आते जाने वाले जूतों के, लोगों के जूतों के ऊपर बंदर की तरह घुरता रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आते जाते लोगों को बंदर की तरह घुर रहा है वही आदमी। और गरज इतनी यानी आवश्यकता थी तो आके मोची राम के पास में खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम जूते को बिल्कुल चमका दो, अच्छा बना दो। अरे भाई, किसी चीज को अच्छा बनाएंगे तो उसका भी तो पैसा देना पड़ता है, फ्री में काम थोड़ी हो सकता है। तो वो सारा काम फ्री में काम करवाना चाहता है। वो बड़ा ही लालची व्यक्ति है। और जब मगर नामा यानी पैसे देने का जब वक्त आता है तो साफ मना कर देता है कि मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है, तू ही रख जूते। इस तरह की बातें हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये, मोचीराम करे भी तो क्या करे। एक तो बढ़िया है, एक विसायती है, पता नहीं है कौन व्यक्ति है जो मोचीराम से उसका सारा काम करवाता है, लेकिन पैसे देते वक्त उसको वो साफ मना कर देता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो फिर भला मोचीराम को बेचारे को इतनी क्यों मेहनत करवाई, क्यों इतना परिश्रम करवाया। लेकिन वही बात है, यही कविता, मोचीराम कविता का में यही तो बताया गया है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो
निम्न वर्ग के या आर्थिक रूप से जो शोषित लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनसे काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो जितना काम करवाते हैं उनके काम के अनुरूप पैसा नहीं देते। ये एक सत्य है, एक वास्तविक है। इस मोचीराम कविता में भी अंत में जो ये बताया गया है यही सिद्ध करता है कि वो वास्तव में व्यक्ति जिसने मोचीराम के साथ में ऐसा किया कि बेचारा 1 घंटे भर से तो वो पच रहा है, उसके जूते को ठीक कर रहा है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसे नए रूप में रख देता है, और जब पैसे देने की बारी आती है तो साफ मना कर देता है। तो ऐसे में भला मोचीराम जैसे व्यक्ति अगर जाए भी तो किसकी शरण में जाए, किससे अपनी सहायता ले? तो ये कविता उस मोचीराम की मानसिकता को, उसकी पीड़ा को व्यक्त करती है और ये बताती है कि कुछ धर्म के ठेकेदार, कुछ ऐसे लोग जो बनिया है, बिसायती हैं, जो पैसे को दांतों से पकड़ के रखते हैं, एक पैसा नहीं खर्च करते, बड़े कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं कि चबड़ी जाए पर दबड़ी न जाए। ऐसी ही प्रवृत्ति के व्यक्ति मोचीराम के पास में जब आ जाते हैं तो मोचीराम के सामने एक दुविधा उत्पन्न कर देते हैं, एक संदेह उत्पन्न कर देते हैं। इस कविता में भी, मोचीराम कविता में भी इसी मनोभावों को व्यक्त किया गया है कि किस तरह से बेचारा मोचीराम अपने कार्य के प्रति समर्पित है। तो ये चीजें इसमें मोचीराम कविता में दिखाई गई है। अब हम इसकी विशेषता को देखते हैं। अगर हम विशेषता के रूप में देखें तो इसमें हम ये कह सकते हैं, मानो मोचीराम अनुभव का पार किए, अनुभव का पार की है। दूसरा, वह जूतों से व्यक्ति की हैसियत जानता है, तीसरा है वह अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित है, यानी अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान है। चौथा है, इसमें उपमान अलंकार प्रधानता है। पांचवा है तद्भव, तत्सम, देश शब्द का प्रयोग। छठा है भाषा में सरलता एवं लाक्षणिकता का बोध। तो ये जो कविता है इनमें सभी में मोचीराम अनुभव का पार की है। विशेषताओं में वह जूते से व्यक्ति की हैसियत जानता है, वह अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित है, उपमान अलंकार की इसमें प्रधानता है, और साथ ही साथ तद्भव, तत्सम और देशीय शब्दों का प्रयोग भी इसमें देखने को मिलता है। भाषा में सरलता, सरसता और लाक्षणिकता का बोध किया गया। तो इस प्रकार ये जो कविता है मोचीराम कविता धुमिल की कविता है, जो मोचीराम की मानसिकता को प्रस्तुत करती है
उसके जीवन चरित्र को लेखित करती है कि वास्तव में कैसे लोग हैं, पूंजीपति वर्ग लोग कैसे हैं, जो आम आदमी यानी मोचीराम जैसे व्यक्ति का भी शोषण करने में पीछे नहीं हटते। मोचीराम तो बेचारा एक ऐसा है कि जो निम्न स्तर का काम करता है, जो जूते गांठने का काम करता है, जूतों को सिलने का काम करता है। समाज की नजर में ये काम एक तुच्छ काम माना जाता है। समाज का ये एक पीड़ित वर्ग है, एक पीड़ित व्यक्ति है जो न्याय चाहता है कि भाई उसने कौन सा गुनाह किया है। अपने व्यवसाय को चुनना, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान होना क्या गलत है? मोचीराम कविता इसी भावना को, इसी संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक सहज और सरल भाषा में लिखी गई धूमिल की एक प्रसिद्ध कविता है और इसी कविता में इन्हीं मूल भावों को दर्शाया गया है। तो ये हमने 2 अध्याय में पढ़ लिए। 2 पद्यांश हमने इसकी पढ़े। आगामी जो हमारा तीसरा जो पद्यांश है जो मोचीराम कविता का, वह हमारी जो आगामी जो कालांश होगी उसमें उसका शेष भाग हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।